हमने लेबोरेटरी टेस्ट में पहला टेस्ट कंप्लीट किया था, फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल थे, एक था सीविंग टेस्ट था, और उसके बाद अगला टेस्ट था हमारे पास एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एक और वैगनर परमिबिलिटी टेस्ट होता है या फिर वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट, वो मैंने आपको कराया नहीं, फिर भी आपकी श्रद्धा है, आप नोट्स में अवेलेबल है, कर सकते हो, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हाँ, पीडीएफ कल ग्रुप में मैंने बोला था नीला मैम को, कोई नहीं आज मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं क्लास के बाद आप में से किसी को भेज दूंगा। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था एयर परमिबिलिटी टेस्ट और वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट, सेम ही रहेगा, उसी प्रिंसिपल भी सेम रहेगा। टर्बिडोमीटर यानी कि टर्बिडिटी इन द सेंस क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब टर्बिड वाटर है, एनवायरनमेंट की आपने, टर्बिड वाटर है, यानी कि हम उसमें से रेस पास करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा क्या, रेस जब पास करेंगे तो होगा क्या, स्कैटरिंग होगी, और सर उसमें लाइट जो है वो नहीं जा पाएगी, जितनी इंटेंसिटी है उतनी ज्यादा हमें क्लियरली विजिबल नहीं मिलेगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा वाटर क्लियर नहीं दिखेगा, हाँ, मतलब रेस जो जाएगी, अगर टर्बिडिटी अंदर तो अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि अंदर जब रेस पास करोगे तो आप उससे टकराकर स्कैटर होगी, राइट, रिफ्लेक्शंस होगा उसके अंदर, जो टकराकर रेस गई है, सपोज कीजिए आपने जो कुछ एक्स यूनिट की आपने रेस पास कराई है, कुछ पार्टिकल्स की वजह से वो स्कैटर हो गई। नीचे हमने एक रिसीवर रखा था, एक प्लेट थी, वोल्ट मीटर जिसे बोलते हैं, तो वो रिसीव जितनी लाइट करेगी, कुछ रेस थी आई स्कैटर हो गई, बट कुछ रेस थी जो बिना टकराए सीधी पास हो गई और रिसीवर के पास गई है। अब रिसीवर ने कुछ रेस रिसीव की है, सपोज कीजिए वाई यूनिट रेस रिसीव की है। अब मुझे ये बताओ आप, अगर वाई यूनिट रेस एक्स यूनिट के बराबर हो या फिर ज्यादा हो, एक्स से ज्यादा नहीं, अगर वाई की क्वांटिटी ज्यादा हो तो बताइए टर्बिडिटी ज्यादा है या कम है, टर्बिडिटी कम है, टर्बिडिटी कम है यानी कि पार्टिकल का साइज कैसा है, बड़ा है, टर्बिडिटी कम है, बड़ा कैसे बोला आपने, हाँ, तो पार्टिकल का साइज छोटा है तभी तो टर्बिडिटी कम है। अच्छा, आपने पूरा उल्टा डिस्कशन कर दिया, यहाँ से समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका बेकर है और इसके अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, व्हाइट से बना रहा हूँ, सब कुछ समझना। अगर इसके अंदर आपने सीमेंट डाला और यहाँ पर एक रिसीवर है, यहाँ पर एक एमिटिंग डिवाइस है, यहाँ पर ये रिसीवर है। अगर यहाँ से रेस पास कराई है आपने, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए एक्स यूनिट आपने रेस पास कराई और यहाँ पर इसके पास कुछ रेस आई, यहाँ पर आई, टकराकर स्कैटर हो गई कुछ रेस, और कुछ रेस थी जो सीधी पास हो गई। सपोज कीजिए यहाँ पर वाई यूनिट रेस मिली है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर वाई ज्यादा हुआ यानी कि टर्बिडिटी कैसी है, टर्बिडिटी कम है यानी कि पार्टिकल का साइज कैसा है, चलो छोड़ो, टर्बिडिटी कम है यानी कि अंदर पार्टिकल ज्यादा है या कम है, कंसंट्रेशन कम है, टर्बिडिटी यहाँ पर ज्यादा मिली यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्टिकल्स कम है, पार्टिकल्स कम है, आपने बोला पार्टिकल्स कम है यानी कि हमने तो एक्चुअली सेम अमाउंट डाला था, टर्बिडिटी ज्यादा कम मिलेगी, हम बाद में कैलिब्रेट करेंगे। आप बोल रहे हैं पार्टिकल कम है, इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि साइज बड़ा है, मोटे मोटे साइज के पार्टिकल है, यही बोल रहे थे आप। साइज बड़ा है यानी कि उसकी फाइननेस कैसी है, फाइननेस कम है यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि हमने टर्बिडिटी से स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलिब्रेट कर लिया, यहाँ तक बात क्लियर है। सेम हमने यही किया था एयर परमेबिलिटी टेस्ट में, तो इसको समझना आसान होता है, इसलिए मैंने समझाया नहीं, थ्योरी मिल जाएगी आपको, चाहिएगा उसमें से ले लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा।
उसके बाद हमने अगला टेस्ट किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है वैसे? वैगनर टर्बिट मीटर टेस्ट, वैगनर टर्बिट मीटर टेस्ट। हाँ एनवायरमेंट में भी होता है, ये एनवायरमेंट में भी होता है, दूसरे नाम से यही नाम होता है। जैक्सन टर्बिट, जैक्सन अलग है, वैगनर अलग है, जेटीयू एनटीयू। नेफलर टर्बिट मीटर टेस्ट होगा आपका वहाँ पर, नेफलर भी पढ़ा होगा आपने, एनटीयू एनवायरमेंट में सुना होगा अगर आपने उसकी डिटेल स्टडी की होगी तो। वैगनर टर्बिट मीटर टेस्ट होता है वहाँ पर भी, सेम वही एनवायरमेंट का कंसेप्ट है। यहाँ पर भी टर्बिडिटी हम चेक करते हैं, बस उसको कैलिब्रेट कर देते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, वहाँ पे इम्प्योरिटीज से कैलिब्रेट करते हैं हम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हमने सैंपल कितना लिया था, सीमेंट सैंपल। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में सीमेंट सैंपल कितना लिया था हमने, कैसे गलत, 64 ग्राम हमने सीमेंट सैंपल लिया था। और इसके अंदर जो हमने फ्लूइड लिया था वो कौन सा था हमारे पास, केरोसिन या नेफ्थलीन। और ये कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, नॉन पोलराइजिंग फ्लूइड। क्लियर है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ओपीसी कितनी आई थी हमारी, 3.15। उसके बाद हमने अगला टेस्ट किया था कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था कि हमने सिर्फ ये दो टेस्ट अलग से किए, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में सिर्फ ये दो टेस्ट ही होते हैं जो कि मेजर नहीं कर सकते, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फाइननेस। इसलिए कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर सभी टेस्ट अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसके अलावा हम कोई और तीसरा चौथा टेस्ट नहीं करते। दो टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में 1 बाय 1 हमने सारे टेस्ट डिस्कस किए हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझ चुके थे, हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। उसके बाद हमने पहला टेस्ट किया था कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद आईएसटी। हाँ कंसिस्टेंट हो जाए हमारा फ्लूइड, हमारा जो पेस्ट है वो कंसिस्टेंट हो जाए। वर्केबिलिटी कहाँ बताई मैंने आपको, कुछ वर्केबिलिटी के बारे में क्या बताया आपको, वर्केबिलिटी कुछ होती नहीं है। कंसिस्टेंसी टेस्ट से हमने पहला टेस्ट किया था, कंसिस्टेंसी से हमने देखा था आईएसटी। आईएसटी के अंदर कंसिस्टेंसी हमने स्टैंडर्ड मानी थी पी। आईएसटी हमने पहले किया था। आईएसटी में पहली बात तो हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था, तब नीडल कौन सी ली थी, प्लंजर ली थी आपने। प्लंजर क्या उसका सेक्शन था, सर्कुलर, और उसका साइज था 10 mm। उसके बाद आपने आईएसटी टेस्ट किया था। आईएसटी में नीडल कौन सी ली थी आपने, हाँ स्क्वायर नीडल ली थी। उसका साइज क्या था, ये था आपका 1 mm। इसका कंसिस्टेंसी कितनी ली थी इसमें, 0.85 पी आपने कंसिस्टेंसी ली थी। हाँ ठीक है, सैंपल सेम ही लिया था एफएसटी में भी। अब उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट के बेस पर ही एफएसटी किया था। एफएसटी में हमने नीडल कौन सी ली थी, एनुलर पोलर, और इसका डायमीटर कितना था, और ये होलो थी, 5 mm इसका डाया था। टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था हमने, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कितनी थी हमारी, 65 ± 5%। और अगर ह्यूमिड एरिया है, मॉइस्ट एरिया है, तो हम वहां पर 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, सैचुरेटेड एयर। उसके बाद हमने एफएसटी कर लिया हमने। उसके बाद हमने अगला टेस्ट कौन सा किया था, एफएसटी करने के बाद स्ट्रेंथ टेस्ट किया था। स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने कौन सा ब्लॉक लिया था, रेक्टेंगुलर शेप में ब्लॉक था, उसका नहीं क्यूबिकल ब्लॉक था हमारा। और उसका क्रॉस सेक्शन कितना था, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सिर्फ इसी की डायमेंशन हमको पता होती है, उसका एरिया जो है 5000 mm² होता है। उसके अलावा इसके अंदर हमने कंसिस्टेंसी कितनी ली थी, 3% बाय वेट ऑफ मोटार। मोटार का मतलब आप सब समझते हैं, मोटार का मतलब आप सब समझते हैं, मिक्सर हाँ मोटार सैंड और सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या था, रेशियो 1
P/4 plus 3%. %, अंदर अमाउंट है। पी क्या है, पी क्या है, परसेंट वाटर ही है, पी परसेंट वाटर ही है। खुद से सोच सकते हैं ये बात, अगर अंदर लिखूं बाहर लिखूं, यहाँ पे अगर अंदर भी लिख दिया तो ये भी तो परसेंट में ही आएगा, तो वो तो ओवरऑल यहाँ पे लिख दूं मैं एक ही वो बात। कह रहे जो वेट है ना 3%, वो मतलब वो जो 3% है वो P/4 plus 3 है, तो 3 ऐसे बोल रहे थे। पूरा कंसिस्टेंसी क्या है, पी क्या है, परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट, परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट बाई 4 प्लस 3। अगर सपोज कीजिए मैंने पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मेरी 40% है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सपोज कीजिए मेरी 40% है, तो ये कितना हो गया 10% प्लस 3%, टोटल मिला के 13% हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूं P/4 प्लस 3 ओवरऑल परसेंट, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 13% ऑफ मोटर। हाँ 13% बाई वेट ऑफ मोटर, क्लियर है। अब उसके अलावा हमने सीमेंट इस टू सैंड लिया था, सैंड कौन सी ली थी हमने, एनोड सैंड। सीमेंट का वेट कितना था, सीमेंट का 185 185 ग्राम था, और सैंड का वेट कितना था 555 ग्राम था, ठीक है। उसके बाद हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक की थी हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट के बेसिस पर ही। इसमें हमने कौन सा एपरेटस यूज किया था, ब्रिकेट एपरेटस लिया था हमने। इसकी साइज क्या थी यहाँ पर 25.4, इसकी ओपनिंग का साइज भी था 25.4, और इसमें हमने सेम सीमेंट सैंड का रेशियो लिया था, सेम उसका वेट था, बस कंसिस्टेंसी चेंज की थी। कंसिस्टेंसी कितनी थी हमारी प्लस 2.5%, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और यहाँ पर हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे तो ग्रेजुअल लोड कितना लगा रहे थे 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट। टेंशन में 3.5। सवाल सुना नहीं आपने। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ग्रेजुअल लोडिंग कितनी लगाई थी हमने 3.5। हमने यहाँ पर इसको हुक अवेलेबल था, यहाँ से हमने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया था इसके ऊपर 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट, या फिर 3.5 MPa पर मिनट, कुछ भी दे देगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। उसके अलावा हमने उसके बाद कौन सा टेस्ट किया था, इसमें अलग अलग ग्रेड्स के लिए कुछ रहता है क्या? नहीं एनोड सैंड ली ना उस आपने, नहीं सर, मतलब वो नोट्स में OPC 33 43 अभी नोट्स वहां तक पहुंचे क्या हम, इसी के अंदर है इसी के अंदर है। सर, जो आपने नोट भेजे ठीक है डिस्कस कर लेंगे उसको, अभी पॉइंट आएगा उसका, उसका जब टाइम आएगा तब उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हमने कौन सा टेस्ट किया था, अनसाउंडनेस टेस्ट हो गया था हमारा। अनसाउंडनेस ड्यू टू, पहला टेस्ट हम कर चुके थे अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम यानी कि इसमें हमने पहले कौन सा एपरेटस लिया था, ली चैटेलियर एपरेटस। अभी तो हो रहा था, यहाँ पे हमने ले चैटेलियर एपरेटस यूज किया था, और इसमें हमने जो मोल्ड था उसकी डायमेंशंस क्या थी 30 और उसकी टंग की लेंथ कितनी थी 160। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो इसको, 30 कितनी थी इसकी लेंथ, टंग की लेंथ कितनी थी, गूगल पे सब आपको मैंने क्या बताया था, टंग की लेंथ, टंग की लेंथ 165। तो कह रहा हूँ गूगल से वो सेंटर से हाउस के मैंने आपको 162 लिखा था शायद, 162 था। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, नोट्स में यही लिख रहा है 165 लिख रहा है, 162 लिखा था। अरे गूगल से पढ़ लो या तो 165 है, गूगल में ये लिख रहा है, उसमें ये लिख रहा है।
सर वो 165 ना वो सेंटर से नाप रहे हैं, आपने अगर साइड से नापा है तो सही है। 165 mm सेंटर से कहाँ से नापा? सेंटर से कुछ बताया ही नहीं मैंने आपको। वो तो सर उसका तो बोला है ना सर, उसके सेंटर से नापा है सर। इसके सेंटर से नापोगे तो 15 mm बढ़ जाएगा। आप 3 mm कहाँ से बात कर रहे हो? तो यहाँ पर हमने इसको पहले इमर्स किया था पानी के अंदर, कितने दिन के लिए? 24 घंटे के लिए इमर्स किया था। एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको इमर्स किया था, और इसकी डिस्टेंस हमने नोट की थी। सपोज कीजिए वो आती है XMM, और उसके बाद हमने फिर से इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर इमर्स किया 3 आवर्स के लिए, और ग्रेजुअल हमने टेम्परेचर बढ़ाया था 25 से 30 मिनट में, और इसकी डिस्टेंस आई थी सपोज कीजिए YMM। उसके बाद एज पर IS बोलता है, एज पर IS कि y माइनस एक्स शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बात समझते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी पर अगला टेस्ट करेंगे हम। इसी पर अगला टेस्ट होगा हमारा। सारे टेस्ट हो गए हमारे कंसिस्टेंसी के बेस पर। अब लास्ट टेस्ट बच रहा है जो कि अनसाउंडनेस टेस्ट ही है। पहला लाइम की वजह से देखा हमने, अब देखेंगे हम अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। एक्चुअल में इसका नाम अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया है, बट एक्चुअल जो अनसाउंडनेस आती है वो लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से आती है। पर हम इसका नाम अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया इसलिए रखते हैं क्योंकि लाइम की वजह से, सिर्फ लाइम की वजह से अनसाउंडनेस मुझे पता चल चुकी है। लाइम की वजह से अनसाउंडनेस मुझे पता चल चुकी है, और लाइम और मैग्नीशिया की दोनों की वजह से जो अनसाउंडनेस आएगी मैं वहां से माइनस कर दूंगा अनसाउंडनेस को, और मेरे पास एक्चुअल मैग्नीशिया की भी अनसाउंडनेस आ जाएगी। एक और हमारे पास इंग्रेडिएंट था सल्फर, जिसकी वजह से अनसाउंडनेस होती है। अगर सपोज कीजिए ये मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस बताता मुझे जो अगला टेस्ट है, तो मेरे को मैग्नीशिया की वजह से, सिंगल मैग्नीशिया की वजह से अनसाउंडनेस नहीं पता चल सकती थी कभी, और सिंगल सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस कभी नहीं पता चलती। तो इससे बेटर हुआ कि सिर्फ मैग्नीशिया की अलग पता चल गई, सिर्फ लाइम की वजह से अनसाउंडनेस अलग पता चल गई। क्योंकि इस टेस्ट में अनसाउंडनेस हो रहा है लाइम और मैग्नीशिया की वजह से, और लाइम की मुझे मेरे पास पहले से ही है, तो मैंने इस टेस्ट का नाम रखा अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। फिर से एक्चुअल अनसाउंडनेस किसकी वजह से होगी? इसमें लाइम और मैग्नीशिया की वजह से। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे सैंपल बनाएंगे हम, और सैंपल को हम एक मोल्ड में रखेंगे, और जो मोल्ड होगा इस टेस्ट का नाम रहेगा ऑटोक्लेव टेस्ट। इस टेस्ट का नाम रहेगा हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट को हम एक मोल्ड, उसने हमको एक मोल्ड दिया है, उस मोल्ड की डायमेंशन एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह होती है, और उसकी डायमेंशन रहती है, उसका जो सेक्शन रहता है 25 बाई 25 का रहता है, उसकी लॉन्गर साइड रहती है 282 mm। उसके अंदर हम हमारा सैंपल जो हमारा पेस्ट बना उसको हमने रखने के बाद उसको हम ऑटोक्लेव, जो एक एपरेटस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर रहता है स्टीम प्रेशर बढ़ाया। फिर से बात समझ में आती है, स्टीम प्रेशर बढ़ाया यानी कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या होगा? हाइड्रेशन कराना। हमने उसका हाइड्रेशन जल्दी कराना है, इसलिए हमने उसका प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाते हैं हम 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। इतना प्रेशर बढ़ाते हैं और सर्टेन टाइम तक। ये हमारा मोल्ड है, पहले मोल्ड बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये मोल्ड है हमारा, ये मोल्ड है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो ये 25 होता है, और इसकी लेंथ रहेगी हमारी 282 mm। अब इस मोल्ड को हमने क्या किया, एक ऑटोक्लेव, हमारे पास प्रेशर जनरेटिंग डिवाइस है, एक रेफ्रिजरेटर की तरह होता है, इसकी पिक्चर भी देखना आप। उसके अंदर हमने मोल्ड को रखा और उसका प्रेशर हमने ग्रेजुअली बढ़ाया। उसके बाद उसको हमने 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ले जाकर रोक दिया, उसको मेंटेन किया सर्टेन टाइम के लिए। हाइड्रेशन हो गई कंप्लीट। अब उस मोल्ड को मैंने बाहर निकाला। एक्चुअल में समझाने के लिए आपको बताया कि मोल्ड में हमने पेस्ट को रखा, बट एक्चुअल में जो ये मोल्ड होगा इसको ऐसे समझना कि इस मोल्ड के साथ जो हमारे सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस होगी तो उसके साथ हमारा मोल्ड भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे समझना। हमारा मोल्ड भी बड़ा हो गया,
जितनी अनसाउंडनेस होनी थी हो गई। अब हमने उसको बाहर निकाला, ठंडा होने छोड़ा, ठंडा होने छोड़ा, अब क्या हुआ, उसके अंदर अनसाउंडनेस हुई, अनसाउंडनेस हुई, ये कुछ साइज बढ़ जाएगी, इसकी कुछ साइज बढ़ गई। सपोज कीजिए इस तरह से इसकी साइज बढ़कर आई है। अब बढ़कर आई है तो बढ़ेगी, वो तो अनसाउंडनेस तो होगी ही सही। बट आईएस क्या कहता है, आईएस कहता है कि जो आपने ऑटोक्लेव के अंदर मोल्ड रखा है, जितनी डायमेंशन थी, किसी भी डायमेंशन की एक्सपेंशन या एलोंगेशन 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 0.8% से ज़्यादा किसी भी डायमेंशन की एक्सपेंशन या एलोंगेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि 25% है तो ये 25% 0.8% बढ़ना नहीं चाहिए। 0.8% कितना हो जाएगा, ये 1.008 हो जाएगा शायद, हाँ 25 इंटू 1.008 हो जाएगा लगभग। कितना आएगा ये, रफली जो भी आएगा 25.0048 कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। इससे ज्यादा उसकी एलोंगेशन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा उसकी एलोंगेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसको मैं स्टैंडर्ड में लिख देता हूँ, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एलोंगेशन ऑफ एनी डायमेंशन, एनी 25.2 आ रहा है क्या, ठीक है 25.2 लिखो, 25.2 mm नहीं होनी चाहिए, 25.2 mm नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन एलोंगेशन ऑफ एनी डायमेंशन शुड नॉट बी मोर देन 0.8%। अब 282 जो हमारी लेंथ है उसका भी 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात रफली क्लियर है। अब समझते हैं हम इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कह रहा है ये। यहाँ से अगर आपको रफली बात समझ में आती है तो अब हाँ बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे कि वापस से आप मैन्युफैक्चर करो, यहाँ पर आपका सीमेंट फेल हो गया, अनसाउंडनेस ज़्यादा निकल कर आ गई। मोल्ड किस चीज़ का होगा, मोल्ड जो आप ढांचा बोल रहे हैं, अच्छा काहे का भी मान लो, ग्लास का मान लो, कैसा भी ले लो, मोल्ड बनाना है आपको तो वुडन ले लो। हाँ कुछ हाँ मैग्नीशिया सब कुछ है। हुआ ये था कि हमने उसकी कुछ हाइड्रेशन का ड्यूरेशन बताया था आपको, हाइड्रेशन का ड्यूरेशन इस बेसिस पे आपको वो टेस्ट का नाम बोला कि पहले जो जितना ड्यूरेशन आपने उसकी हाइड्रेशन कराई है तब तक सिर्फ लाइम ही हाइड्रेट हुआ है, जब तक सिर्फ लाइम की वजह से ही अनसाउंडनेस आएगी। अल्टीमेटली अनसाउंडनेस सबकी वजह से आएगी, मैग्नीशिया की वजह से भी आएगी, सल्फर की वजह से आएगी, बट जो एक्चुअल टाइम में मैंने आपको बताया था उस टाइम में सिर्फ लाइम की वजह से अनसाउंडनेस आई। हाँ एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आपको बताया गया है। अगर हम और ज्यादा हाइड्रेट करेंगे हाँ तो वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा बाद में हाँ हाँ किस किस के लिए, जैसे हमने एक सैंपल लिया है टेस्ट करने के लिए वो हमने 3 घंटे में वहां चेक करा, अब उसमें उसके लिए पास हो गए तो हम मैग्नीशियम लाइम के लिए आपने कंसिस्टेंसी कितनी रखी थी, तो मैटर करता है कि आपने जो सिचुएशंस आपको बताई गई वो सेम रखी है क्या। इसमें बता रहे इट इज फाउंड यूजिंग ऑटोक्लेव टेस्ट, देख लिया हमने, सेंसिटिव टू बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से सेंसिटिव होता है, बट एक्चुअल में हम बोलते हैं टेस्ट का नाम है सिर्फ अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। यहाँ पे आप 25/25/282, ये गलत कैसे लिख दिया, यहाँ तो सही लिखा, ये स्टूडेंट में मिस्टेक, ठीक है आप लोग अंडरस्टैंड करना। 25/25/282 mm का क्यूब लेते हैं आप और इसको क्या करते हैं हम, सीमेंट को ऑटोक्लेव में रखा आपने, स्टीम प्रेशर अप्लाई किया ऑटोक्लेव में एंड रेज्ड एट अ रेट ऑफ गॉज प्रेशर ऑफ 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, अटेंड करा 1 घंटे में, इसको अटेंड किया, ग्रेजुअल रेस किया आपने 1 घंटे में अटेंड किया और मेंटेन किया अगले 3 घंटे तक, 1 घंटे तक आपने ग्रेजुअल इंक्रीज किया। एक एक चीज आपसे पूछेगा, एक एक चीज ऑब्जेक्टिव है ये,
21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर तक आपने रेस किया, ग्रेजुअल रेस किया 1 घंटे तक, और फिर उसको मेंटेन करा। जैसे कि हमने जो ले शैटेलियर टेस्ट किया था वहाँ पे मैंने बॉइलिंग टेम्परेचर मेंटेन ग्रेजुअली इंक्रीज किया था 25 से 30 मिनट में, और मेंटेन किया था अगले 3 घंटे तक। यहाँ पे 1 घंटे तक हमने ग्रेजुअल राइज किया। उसके बाद सैंपल को आपने ठंडा होने के लिए छोड़ा, और उसके बाद उसकी सभी टाइप साइड्स की टेस्टिंग की है। कोई सी भी साइड फॉर ओपीसी एज पर आईएस, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, कोई भी साइड 0.8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? इस टेस्ट में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो इसका consistency क्या है? इसी कंसिस्टेंसी मेंशन नहीं है कोड में। तो मोल्ड वैसे कैसे मोल्ड? हाँ, तो ड्रम मतलब मोल्ड बनाएंगे तो इसी रेशो में तो कंसिस्टेंसी इसी कंसिस्टेंसी मेंशन नहीं, मेंशन ही नहीं है कोड में। सर ये बनाएंगे कैसे फिर तो सॉरी ये मिक्सचर हो सकता है इसी कंसिस्टेंसी सेम एज दैट ऑफ लाइम हो सकता है इसी कंसिस्टेंसी सेम एज दैट लाइम है, बट एक्चुअल इसके लिए सेपरेटली कंसिस्टेंसी मेंशन नहीं है। गेज प्रेशर ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ लाइम, लाइम में कितनी कंसिस्टेंसी ली थी? 0.78 पी, ये हमारी कंसिस्टेंसी थी। इसी कंसिस्टेंसी अलग से कोड में मेंशन नहीं है। इसमें सीमेंट ही तो है, मोटार का नाम नहीं मेंशन हुआ इसमें। सिर्फ हमने जो लाइम की वजह से अनसाउंडनेस मेजर की थी उसमें क्या बनाया था? सीमेंट ही था। अब थ्योरी जब आपको मैंने पूरा प्रैक्टिकल इसको समझा दिया, थ्योरी समझना आसान हो जाती है। बाकी ऐसा है कुछ नहीं कि आप खुद से नहीं समझ सकते, बट आपको समझने में, ये चीज समझने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे खुद से। काफी चीजें आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, गूगल में पिक्चराइजेशन देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगी। मैंने आपको बस 5 मिनट में ये चीज समझा दी, और अब आपको लग रहा हो अरे ये तो बहुत आसानी से हो गया। एक्चुअल में अगर आप कोई सा भी टेस्ट उठाकर देखो और ऐसा सोचो कि मैंने आपको नहीं बताया, अब समझ के कोशिश करना, आपको मुश्किल आएगी। उसको समझने में काफी टाइम लग जाएगा आपको। अगर आप फोकस होकर बैठोगे तो 3 से 4 घंटे में आप समझ सकते हो कोई सा भी टेस्ट, और उसमें फिर आपको स्टैंडर्ड वगैरह काफी देखने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक टेस्ट? अब हमने टेस्टिंग कर चुके हैं, हम पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग की थी, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कैसा सीमेंट आया हमारे पास उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ से वेरीफाई होने के बाद, यहाँ से हमने वेरीफाई किया, अब उसकी हम प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूसेज। हम उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करेंगे कि हमको कहाँ पर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा जो सीमेंट है वो जल्दी सेट ना हो, ऐसी कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट है कि मेरा सीमेंट जल्दी सेट ना हो, तो मैं वहां पर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करूंगा, कोई सा एडमिक्सचर, जिप्सम में यूज करूंगा। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाए, तो मैं यूज करूंगा रैपिड हार्डनिंग। मैं चाहूंगा कि एक ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जहां पे मास कंक्रीटिंग हो। फिर से बात कंक्रीट कंक्रीट आ रहा है, कंक्रीट इसलिए मैं बोल देता हूँ क्योंकि अल्टीमेट मेरा जो मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी को कंक्रीट के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से एक एक चीज जो कंक्रीट में लगती है सब कुछ धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे। सीमेंट कर लिया, फिर लाइम करेंगे, फिर सैंड करेंगे, फिर एग्रीगेट करेंगे, फिर पानी करेंगे, फिर एडमिक्सचर करेंगे। ये सब कुछ जब तैयार हो जाए, मोटार हो जाएगा, तो हम कंक्रीट के लिए जाएंगे। एक मिशन है हमारा कंक्रीट। तो अल्टीमेटली मेरे को करना है कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग। उसके अंदर होगा सीमेंट, मास सीमेंट होगा। अब ऐसी जगह पर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, और इतनी इवॉल्व होगी कि आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो जाएंगे, वर्किंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी, मास कंक्रीटिंग बोला मैंने, वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में आप चाहेंगे लो हीट सीमेंट हो, तो लो हीट सीमेंट हम यूज करेंगे। 1 मिनट होल्ड करना। मैंने जो कल बोला तो वही बोला था मैं गूगल से पूछ ले लो अते तेरे को कोड़ा पार से तेरे को बोल देखिए चालू मैं लग रहा हम लोग लेंगे
फैक्ट है भाई। ये तो बात ठीक है कुछ तो बोलना था ना। एक्चुअली मेरे को आज 7 बजे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट कॉल आया है, तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। कोई बात नहीं, 7:30 बजे है एक्चुअल में, कोई बात नहीं, 7:30 बजे एक्चुअल राउंड, तो मेरे को 7 बजे से पहले निकल जाना पड़ेगा। अच्छी स्पीड हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या होता है ना, आपको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखाने में क्या है ना, एक एक चीज़ों का वर्णन करना पड़ता है, और आप लोग समझ नहीं जाएंगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, और आप जल्दी समझ रहे हैं तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक दिन में आपको पूरा सीमेंट करा देता, बस आपके ऊपर है, आप कितने टाइम में करना चाहेंगे। 6:50 का नाम नहीं नहीं, आप इधर फोकस करो। चलो स्पीड में करते हैं, स्पीड में नहीं, आराम से करेंगे, समझ समझ से करेंगे एक एक चीज, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा। हमारी टेस्टिंग हो गई। मैं बात कर रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी विल मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। और कौन कौन से टाइप के सीमेंट पड़ेंगे हम सारे देखेंगे। सपोज कीजिए जहां पर सल्फर का अटैक ज्यादा होता है, जहां पर एल्कलीज का अटैक ज्यादा होता है, यहाँ पे केमिकल अटैक्स ज्यादा होते हैं, मैं उसके लिए भी एक टाइप का सीमेंट बना दूंगा। जहां पर सपोज कीजिए जहां पर मेरे को चाहिए कि ऐसी जगह पर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, फॉर एग्जांपल ऑयल वेल, ऑयल वेल में हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा कि वहां पर मैं क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करूंगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, वो क्या करेगा, सीमेंट को हार्म कर देगा, एक्चुअल में उसकी हाइड्रेशन बहुत तेज करेगा। अगर मैंने वहां पर क्विक सेटिंग सीमेंट यूज नहीं किया तो वो सेट होने से पहले ही अफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मास कंक्रीटिंग आपको बताया, तो वहां से आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। पहले टाइप का सीमेंट हम देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट में कंफ्यूज मत होना। रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग सीमेंट में बारीक सा डिफरेंस होता है। रैपिड हार्डनिंग सेट तो तभी होगा जब उसकी आईएसटी होगी, जब वो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम रखी होगी। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं ओपीसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ओपीसी यहाँ तक खत्म हो गया, ओपीसी अब यहाँ तक खत्म हो चुका है, ओपीसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं को मॉडिफाई करा, ओपीसी को ही मैं मॉडिफाई करूंगा और एक कैटेगरी बना दूंगा। पहला टाइप का देखा मैंने, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग का मतलब है जल्दी हार्ड होगा। फिर से बताता हूं, रैपिड हार्डनिंग बोला जल्दी हार्ड होगा, यानी कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसको देना है वो वही देगा, बस जल्दी हार्ड हो जाएगा ताकि आप कंस्ट्रक्शन को तेज कर सके। तेजी की कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए होती, जैसे कि स्टार्ट कर दिया है। पानी वाली जगह, पेमेंट कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे फॉर्मवर्क की रिपीट रिक्वायरमेंट है, फॉर्मवर्क की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे आपको मल्टी कंस्ट्रक्शन करना है, जल्दी जल्दी फॉर्मवर्क इधर से उधर यूज करना, तो आप चाहेंगे जल्दी से हार्ड हो जाए, तो वहां पर भी आप यूज करेंगे। और सेम क्विक सेटिंग भी वहीं पर भी यूज होता है। अब इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं। हाँ क्या फर्स्ट वाले में, फ्रोस्ट एक्शन में, वहां पे भी हमने कौन सा सीमेंट यूज किया था, क्विक सेटिंग यूज किया था शायद, वहां पे हमने फ्रोस्ट एक्शन में हमने क्विक सेट यूज किया था। फिर से बताता हूँ, सेटिंग का मतलब होता है, क्विक सेटिंग का मतलब होता है वो जल्दी सेट हो जाएगा। टाइम की बात चल रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रही है। रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है वो जल्दी हार्ड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर हार्डनेस आएगी, स्ट्रेंथ एक तरह से आप उसको सिमिलरिटी कर सकते हैं। हाँ हाँ, हार्ड जल्दी हो जाएगा, बट टाइम उसको सेट होने में उतना ही लगेगा। टाइम का के बारे में कोई कमेंट नहीं, टाइम उसको उतना ही लगेगा, बस ये हार्ड जल्दी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
दूसरे वाले में टाइम कम कर रहे हैं। इनमें कंपैरिजन ही नहीं है। सर दूसरे वाले में आप कुछ मतलब वो नोट्स में प्लास्टिसिटी दिखा रहा था किसमें? सर मतलब वो जो रैपिड हर्निंग है सर वो प्लास्टिसिटी जल्दी लूज कर हाँ, प्लास्टिसिटी जल्दी लूज करेगा। सेटिंग में या फिर रैपिड मतलब क्विक सेटिंग में जल्दी से प्लास्टिसिटी लूज करेगा। फिर से कमेंट में आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। क्विक सेटिंग यानी कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में जल्दी सेट होगा। रैपिड हार्डनिंग का मतलब ये जो ओपीसी जितनी टाइम के बाद हार्ड हो रहा था ये उससे पहले हार्ड हो जाएगा। ओपीसी हार्ड उसका आईएसटी का था 30 मिनट था। 30 मिनट बाद वो प्लास्टिसिटी लूज कर रहा था। उसमें हार्डनेस पे कमेंट नहीं किया मैंने। सर फुली प्लास्टिसिटी 24 घंटे लगेगा ना फाइनल सेटिंग के बाद। किसके बारे में बात कर रहे हो? फुल फाइनल सेटिंग टाइम कौन से सीमेंट के बारे में बात कर रहे हो? ओपीसी उसमें हार्डनेस के बारे में कमेंट ही नहीं किया। सर मैं वही कह रहा हूं सर फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग 10 घंटे बाद। 10 घंटे तभी बाद मतलब वो पूरी प्लास्टिसिटी लूज करेगा। हाँ। सर क्विक सेटिंग का मतलब ये है कि अगर ओपीसी का आईएसटी 30 मिनट है हम्म, तो इसका 30 मिनट से कम होगा। वापस बोलना, मैंने ध्यान नहीं था। ओपीसी का अगर हम्म, आईएसटी 30 मिनट्स है हम्म, तो क्विक सेटिंग का 30 मिनट से कम होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और सर रैपिड हार्डनिंग का 30 मिनट से हाँ, होगा। रैपिड हार्डनिंग का 30 मिनट ही रहेगा। सर क्विक सेटिंग का जब बोल रहे हो तो हम इनिशियल देखते हैं फाइनल देखते हैं। फिर से मैंने बात करी, अगर मैंने आपको इनिशियल नाम नहीं लिया यानी कि मैं अल्टीमेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता इनिशियल क्विक सेटिंग सीमेंट तब मैं इनिशियल टाइमिंग पे बात करता, बट एक्चुअल में कोइंसिडेंटली क्विक सेटिंग सीमेंट में इनिशियल और फाइनल दोनों ही अफेक्ट होती है, दोनों ही जल्दी हो जाती है। स्ट्रेंथ गेन तो सेम होगी दोनों की। स्ट्रेंथ गेन दोनों की सेम रहेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों की सेम रहेगी। ओपीसी का क्विक हार्डनिंग हाँ, क्विक सेटिंग स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम रहेगी। सर ये समझ नहीं आ रही सर। चलो ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों का डाउट। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम। हमारे पास अगर सपोज की ये ग्रेड्स अवेलेबल थी, आपने देखी थी ग्रेड्स, कौन कौन सी ग्रेड्स थी वो? 33 43 53 ओपीसी 33। कोई बात नहीं, देख ली तो कुछ इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यही समझा दिया जाएगा। टाइम 3 days 7 days। ठीक है, यहाँ से बात फिर क्लियर हो जाएगी, अब कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। 3 दिन में जो हमारा कोई सा भी सीमेंट होगा, 3 दिन में कोई सा भी सीमेंट होगा, वो उसकी ऐसे भी अगर बात नहीं करें तो जनरली बात कर लेते हैं पहले। ये क्या हो गया? जनरल बात कर लेते हैं पहले। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास टेबल तो अवेलेबल है ही सही। जनरल बात करते हैं, कोई सा भी सीमेंट हुआ हमारा, वो 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन होगी उसके अंदर 50%, अप्रोक्सीमेटली 50%। 7 दिन में वो स्ट्रेंथ गेन करेगा 2/3%। 65 आप कैलकुलेट कर लो। 28 दिन में ये 100% स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। 28 दिन में 100% स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। एक बार टेबल खोल के देखना कि ओपीसी 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा था? 16। उसकी टेबल बना देते हैं अब यहाँ से। हाँ, ओपीसी 33 की बात कर रहे हैं। समझ में आएगा अभी। टाइम के रेस्पेक्ट में हम जो हमारे पास जो कैटेगरीज है ओपीसी की, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में। ओपीसी 33 का मतलब क्या हुआ? 33 कहती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन्ड इन 28 डेज। 28 दिन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो अटेन करेगा वो होगा उसका जो नंबर डिनोट करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जिससे ऊपर
95%। 95% ऑफ द रिजल्ट विल नॉट फॉल, उससे कम, या फिर 95% जो रिजल्ट होते हैं वो उससे ऊपर फॉल करते हैं। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक का मतलब। ओपीसी 33 के 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा था? 16, ये 21 और ये 33, 22 है। उसके अलावा ये कर रहा था 23 है ना, 23 फिर 33 फिर 43, ये था आपका कुछ 32, 37, 47, 27, 37 और 53। यहां से आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया मिल गया होगा, ये 33 का आधा होता है 50%, ये इसका अप्रोक्सीमेटली 65 60 से 70% होता है 2/3, और ये अल्टीमेट 100% 28 दिन में ये कवर कर लेगा। ये टाइम है इन डेज में। जो नॉर्मल माना जाता है 100% गेन तो होती है 95 से। नहीं, ये 28 दिन में 100% गेन करता है, बट 1 साल 2 साल बाद ये इससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। ये 33 है तो ये 40 तक पहुंच जाएगा, बट हम 28 दिन की बात कर रहे हैं। कोई भी सीमेंट अगर आपको बोला नहीं गया कि हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है, अलग से नहीं बोला हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है, तो वो 28 दिन पर इतनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, ओपीसी के बराबर। ओपीसी में जो नॉर्मल है वो 33 है। हाँ, और अगर मैंने आपको अलग से नहीं बोला कि हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है, तो वो ओपीसी के बराबर ही करेगा एक्चुअल में। लगभग सभी टाइप के सीमेंट हम देखते हैं अभी यहाँ पे। अब बात करिए हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये सीमेंट होता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट द एज ऑफ 3 दिन की, जो एज 3 दिन में जो उसने स्ट्रेंथ गेन की है, तो वो ओपीसी ने जो 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन की थी वो उसके बराबर है। जो ओपीसी ने 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन की थी तो उसने 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर ली, तो 28 दिन में कितनी गेन करेगा? बराबर। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ सीमेंट नहीं बोला, ये बस इसने रेट बढ़ाई है। अब बात क्लियर हुई? हाँ, अल्टीमेट इसकी वही रहेगी जो मिक्स आपने लिया है। इस पे अब इसके अंदर रैपिड हार्डनिंग हो रहा है, यानी कि इसका हाइड्रेशन तेज होगा। रैपिड हार्ड कब होगा? जब हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा। हाइड्रेशन जब कब ज्यादा होगा? तो ज्यादा फाइन होगा। फाइननेस किस पे गवर्न करता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन पे। जितना ज्यादा फाइन होगा उतनी प्री हाइड्रेशन भी ज्यादा होती है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, और उसकी वजह से सारे फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, इसको ज्यादा फाइन कर दिया, और इस वजह से यहाँ पे एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, इसका प्रोपोर्शन भी बढ़ाया। C3S किसमें रिस्पॉन्सिबल था? अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ में C3S रिस्पॉन्सिबल था। तो C3S का एक्चुअल प्रोपोर्शन कितना लिया था हमने? 45 से 65%। 45 से इसको हमने 56% तक रख रखा है, 56% तक रख रखा है। दिस सीमेंट इज यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज होता है, पेवमेंट में यहाँ पे यूज होता है, जहां पर प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जानते हैं आप सभी? हाँ, पहले से बने बनाए आते हैं ऑन साइड नहीं, ऑन फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, फैब्रिकेटेड इंडस्ट्री में ऑलरेडी बन के आ जाते हैं और सीधा वहां पे हम लगवा देते हैं, तो वहां पर यूज होता है। यहाँ या फिर जहां पर फॉर्म वर्क की कमी हो और स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो, वहां पर यूज कर सकते हैं। बने बनाए स्ट्रक्चर आए हैं आपको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कहीं तो रखना ही होगा। नहीं, प्री फैब्रिकेटेड अलग होता है। यानी कि सपोज कीजिए कॉलम है, ऐसे समझो, कॉलम समझो आप, कॉलम के ब्लॉक से आपके वो बने बनाए आए हैं फैब्रिकेशन यार्ड से। अब उसको जिस पे रखोगे आप, जो आपने सपोज कीजिए एक स्लैब बनाई है, स्लैब पर रखोगे। स्लैब तो प्री फैब्रिकेटेड नहीं हो सकती, साइड से नहीं आएगी, आप फैब्रिकेशन यार्ड से नहीं आएगी, ऑन साइड बनाइए। तो आप चाहोगे स्लैब जल्दी सेट हो जाए, जल्दी हार्डन हो जाए, ताकि आप जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है उस पर रख सको। तो ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ेगी। कोल्ड वेदरिंग फिर बताया था मैंने आपको। कोल्ड वेदर की वजह से जो हाइड्रेशन होगी वो कम होगी, और ये फास्ट हाइड्रेटिंग सीमेंट है, स्ट्रेंथ रेट में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, ओपीसी कम बात समझा, यहाँ से समझ लिया करो, खुद से सोचा करो। इसकी फाइननेस क्या है?
ज्यादा। इसके अंदर वोट्स कितने क्या होंगे, ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। साइज कम होगा लेकिन ज्यादा होगा। ओवरऑल वॉइस डाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बात करो, आप सॉइल पे मत जाओ। यहाँ पर जितने ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा ये स्पेस को कवर कर लेंगे, और उस वजह से एयर्स की ओपनिंग कम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वोइड्स कम हो जाएंगे हमारे। और वहाँ पे हमको फ्रोस्ट एक्शन में किससे खतरा था? वोइड्स से। पानी अंदर जाके पेनिट्रेट हो रहा था, फिर फ्रीज हो रहा था, अंदर आके फिर पेनिट्रेट हो रहा था, फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रहा था वहाँ पे फ्रोस्ट एक्शन। तो वहाँ पे हमने इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है तो क्रॉस सेक्शन कम होगा। हाँ हाँ, अल्टीमेटली सब कुछ फायदा है इसका। अभी तक फायदा देखा हमने, हर चीज का अगर फायदा है तो हम फिर उसको क्यों यूज नहीं करते। बात आती है उसका जो कॉस्ट होता है वो 10% ज्यादा हो जाता है ओपीसी। हाँ, ग्राइंडिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। ओपीसी का कितना था स्पेसिफिक सरफेस एरिया? तो 2250 2250 पूरे यूनिट बोला करो 1000 बढ़ा है। सेंटीमीटर पर ग्राम। समझ रहे हो आप? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, और 1 ग्राम कितना सा होता है? इतना सरफेस एरिया ले लेगा वो, इतना फाइन है वो। ठीक है, यहाँ तो ये तो नोट है। इसमें जिप्सम की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारे पास हाइड्रेशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। हाइड्रेशन ज़्यादा तेज़ी से होएगा तो जल्दी सेट होएगा, और जल्दी सेट होएगा तो हम चाहेंगे उसको अपना टाइम पर सेट हो, इसलिए हम रिटार्डर ऐड कर देते हैं। ये चीज़ समझाने वाली बात तो है नहीं, समझ में आती है ये बात? इसके अंदर फाइनेस ज़्यादा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रेशन होगा। हाँ, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ेगा, बट मैंने इस सीमेंट का नाम दिया है रैपिड हार्डनिंग, तो मैं इस पर क्विक सेटिंग वाला कोई इफेक्ट नहीं आने दे सकता। इस अगर सर इसमें जिप्सम नहीं डालते सर तो ये रैपिड हाँ, हार्डनिंग हो जाता, साथ में कुछ सेटिंग हाँ, और मेरा बनाने का पर्पस डिफीट हो जाता। मैंने एक सीमेंट के नाम पे दो टाइप की कैटेगरी बना दी, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को हटाने के लिए, इसलिए मैंने बोला रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग सीमेंट एक जैसे नहीं होते। और क्यों नहीं होते? इस वजह से नहीं होते। मैंने जिप्सम मिला के उसको अलग कर दिया। सर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा विजुअलाइज सर। जैसे हमने बोला कि रैपिड हार्डनिंग है जो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा, लेकिन उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उतना ही रहेगा। अच्छा, क्विक सेटिंग में वो जल्दी सेट होगा उससे पहले। आप ऐसा सोचो कि जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जब होना है वो जब ही होएगा। सेट का मतलब क्या हुआ? प्लास्टिसिटी लूज हाँ हाँ, प्लास्टिसिटी लूज हो गई। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर, ये होता है हार्डनेस। तो ये हार्ड हो गया है वहां पर। लेकिन सबसे प्लास्टिसिटी भी रहेगी सर। उसके अंदर प्लास्टिसिटी है, खत्म हो गई तो पहले खत्म हो जाएगी, तब बाद में हार्ड होगा। उसकी जो आईएसटी है वो उतनी ही रहेगी। 30 मिनट है जो हमारे ओपीसी की 30 मिनट थी, तो इसकी भी 30 मिनट ही रहेगी, बस ये जल्दी हार्ड हो जाएगा। और हार्डनेस और प्लास्टिसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, आप मन में कंफ्यूजन मत बनाओ। हार्ड होगा जब होगा, प्लास्टिसिटी लूज होगी तब होगी, वो दोनों में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। सर अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि हार्ड हो गया, हम उस पर वो ड्रॉप करने वाला टेस्ट कर रहे हैं, और सर वो अगर प्लास्टिक के फिर तो डिफॉर्म होएगा ना सर, वापस मतलब डिफॉर्म हो जाएगा सर। तो मतलब हमारा पर्पस जो है हार्डनेस चेक करने का वो फुलफिल नहीं होगा, वो तो मतलब ज्यादा ही। मतलब आप बोल रहे हैं कि सर उसका सेटिंग टाइम कम हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो फुल्ली अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगा, उसके बाद हार्डनेस टेस्ट होता है। कहाँ इसने प्लास्टिसिटी लूज नहीं की जल्दी, ये सिर्फ नॉर्मल टाइम पे ही हाँ, प्लास्टिसिटी लूज करेगा, हाँ, उसके बाद हार्डनेस चेक होती है मेरे ख्याल से। हार्डनेस जो ओपीसी की होती है। अब ओपीसी कब होती है हार्डनेस? नहीं बताई मैंने आपको। ओपीसी कंपैरिजन में जल्दी हार्ड हो जाएगा। इसको इतना समझो, ओपीसी जब हार्ड होता है उससे पहले ये हार्ड हो जाएगा, पर ओपीसी जब सेट होता है तभी ये सेट होगा। आपने कह रहे हो कि आईएसटी दोनों का सेम ही है, हाँ, लेकिन अगर ओपीसी को 3 दिन बीच का लगेगा, टाइम नहीं। हाँ, ये स्ट्रेंथ आ जाएगी इसके अंदर, सिर्फ ये ओपीसी के रेस्पेक्ट में जल्दी हार्ड हो जाएगा, सिर्फ इतना बोला है मैंने आपको। और कितना जल्दी हो जाएगा? ये 3 दिन में जो 7 दिन में ओपीसी हार्ड हो रहा था, ये 3 दिन में हो जाएगा। और अल्टीमेट
28 दिन में दोनों की बराबर ही आनी है। अच्छा सर आगे समझ आ गई। इतना ज्यादा नहीं सोचना चीजों को, सिर्फ जितना वो समझाना चाह रहा है उसको समझो बात को। फिर अब यहाँ से लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि उसकी वजह से प्री हाइड्रेशन होता है। मैंने आपको बताया था प्री हाइड्रेशन की वजह से आईएसटी भी अफेक्ट होता है, और आईएसटी अफेक्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे जिप्सम ऐड किया ताकि ये क्विक सेटिंग ना बन जाए। क्लियर है? ये बात खत्म होती है हमारी यहाँ पर। कहाँ गया ये? हाँ, अब ये वो हार्डनेस रैपिड हार्डनेस था, अब ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस होगा। इसके अंदर कुछ नहीं ज्यादा, जो उसका कंपैरिजन है उससे और जल्दी हार्ड हो जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच अटेन हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ देन रैपिड हार्डनिंग। नाम से समझ में आती है बात। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपको समझा दिया कि जो एक दिन की स्ट्रेंथ है जो क्विक ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की, वो 25% मोर रहेगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, और जो 7 दिन की रैपिड हार्डनिंग की सीमेंट स्ट्रेंथ है वो इससे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की 10 से 15% ज्यादा रहेगी। अब फिर मैं आपसे पूछूं कि 28 दिन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी। बस इनकी एक हमने क्या करा, जल्दी करा दिया, काम कुछ जल्दी करा दिया ताकि हमको कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी करना था, तो इसलिए हमने इनको जल्दी जल्दी कराया। बाकी अल्टीमेटली तो सेम ही हो जाएगी, दोनों जाके मिलके आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, और फिर 90 दिन में तो इनकी स्ट्रेंथ ओपीसी की जितनी हो जाएगी। 90 दिन बाद तो इसने कहा, इसमें इसके लिए मैंने अलग से लिखा है, एक्चुअल में तो 28 दिन का होता, बट इस केस में सिर्फ 90 दिन बाद सेम हो जाते हैं जाने के बाद। कैसे बनता है सीमेंट, ये क्लिंकर्स यूज होते हैं, ये जो भी एडमिक्सचर्स, ये मैं आपको एडमिक्सचर्स में पढ़ा दूंगा। कैल्शियम डाइक्लोराइड यूज होता है, एक्सेलरेटर होता है, या एडमिक्सचर में पूरा टॉपिक रहेगा हमारे पास। ये तो सर कुछ सेटिंग नहीं, फिर ये कुछ सेटिंग है इसमें तो क्योंकि जिप्सम डाला ही नहीं है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए आपने अरे इसमें लिखा नहीं, तो आप देखो क्या लिख रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच अटेन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सेम है, द डिक्रीज द सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग, इट्स एप्लीकेशन इज सेम एज दैट। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा रैपिड है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा रैपिड है, बनाया वैसे ही किया है उसको, और इसके अंदर सिर्फ कुछ एडमिक्सर्स ऐड कर दिए हैं प्रॉपर्टी को थोड़ा और जल्दी कराने के लिए। रैपिड हार्ड सर एक्सेलरेटर से तो आईएसटी कम हो जाता है सर हमने इसमें मतलब ये कि जो एक्सेलरेटर से आईएसटी कम होता है ना, पर जिप्सम क्या है, रिटार्डर है ना, तो आईएसटी सर हमने तो इसमें लिमिट डाल दिया क्या डाला इसमें? एक्सेलरेटर नहीं डाल उसमें नहीं, जो मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की क्लिंकर उसको और ज्यादा फाइन भी कर दिया। और आपने क्या किया यहाँ पर, ये एक्सेलेरेटर मिला दिया, ठीक है। आपसे क्या कहा, एक नोट डाल के लिखा है यहाँ पे कि 2% एक्सेलेरेटर डाला है, उसकी वजह से इसके टाइम पर अफेक्ट नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह से इसके टाइम पर अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिप्सम मिला हुआ है इसमें, बस स्ट्रेंथ अर्ली गेन कर लेगा ये। सर वो सीएसएल स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करेगा। हाँ, आईएसटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईएसटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है। नहीं सेकंड टाइम में नहीं डाला हमने, वो स्ट्रेंथ पे डाला सीएसएल। अब अगला टाइप का सीमेंट रहेगा हमारा, अच्छा अब तक हम देख रहे थे कि जो भी हमारे जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था वो 28 दिन बाद ओपीसी की जितनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, हम ऐसा मान रहे थे, पर ये वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। यानी कि इसने सपोज कीजिए ये था हमारा 33 एमपीए स्ट्रेंथ है इसकी अल्टीमेट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ओपीसी जो है, ओपीसी 33 है, ओपीसी 33 है, ओपीसी 33 है, यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि ये 28 दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, 33। हमारा ये रैपिड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये 28 दिन में जल्दी हार्डन हो जाएगा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग बता रहा है ये। 28 दिन में सपोज कीजिए ये कर लेगा 35 एमपीए, 35 एमपीए इसने 28 दिन में 35 कर लिए, फिर इसकी हाइड्रेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ओपीसी गया 90 दिन पर, मैंने बोला आपसे कि 28 दिन पर 100% गेन करता है, फिर और ज्यादा टाइम रहता है, बढ़ेगा। सपोज कीजिए इसने 35 एमपीए गेन कर लिए 90 दिन में, तो ये अल्टीमेटली जब 90 दिन पर आएगा तो इसकी भी
सपोज कीजिए इसको बढ़ा लेते हैं, 38 कर लेते हैं, इसको 38 कर लेते हैं, तो ये जब 90 दिन पर आएगा तो इसकी भी 38 MPa हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ से बात? सर एक्सेलरेटर सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कम करता है या फिर कम करता है। अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ करता है? देखो यहाँ पे कैल्शियम डाइक्लोराइड मिलाया हमने एक्सेलेटर की फॉर्म में, इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर हमने एक्सेलेटर मिलाया ताकि इसके अंदर इसका सेटिंग टाइम कम हो जाए अल्टीमेटली, बट हमने पीछे जिप्सम भी मिला रखा है एक्चुअल में, तो जिप्सम की मात्रा बढ़ा दी जाएगी फिर। तो फिर तो अनइकोनॉमिकल भी होगा, अभी हटा दो समय थोड़ा कम करो। तो हमने कहा बोला हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं हमेशा, ये तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं ना, जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे हमको अनइकोनॉमिकल फिर देखना, उसको हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इकोनॉमी को। सर मतलब इसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो अगर जनरल कंस्ट्रक्शन होता तो मैं ओपीसी यूज करता, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, इसमें पैसा लगेगा, इसमें मैं कुछ और ज्यादा करूँ, उसमें फाइनेंस ज्यादा कर दी थी मैंने। हाँ इसमें और कम होगा ऐसे से नहीं, ये वही है, उतना ही है, इसके अंदर उतना ही है। स्पेसिफिक तो इसमें लिखा हुआ है ना कि जो ग्राइंडिंग द आरएचसी क्लिंकर विद और मतलब और ज्यादा ग्राइंड कराना उसको। नहीं वो कह रहे ग्राइंड करते वक्त 2% से क्या लिख रहा है ऐसा और ज्यादा ग्राइंड हो? अंग्रेजी नहीं आती पड़ी है। द सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय ग्राइंडिंग द रैपिड हार्डनिंग क्लिंकर, उसको ग्राइंड किया है डाई कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से, कैल्शियम डाइक्लोराइड के साथ, बस इतना बोला, एक्स्ट्रा ग्राइंडिंग नहीं की हमने, बस जब हमारा रैपिड हार्डनिंग ग्राइंड हो रहा था तब हमने उसमें ये मिला दिया था, बस इतना फर्क पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? चला आगे। अब बात करते हैं अपन क्विक सेटिंग सीमेंट की। क्विक सेटिंग सीमेंट यानी कि जल्दी सेट होगा। अब मैंने क्विक सेटिंग बोला यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, साफ बात। क्विक सेटिंग बोला तो सिर्फ सेट जल्दी होएगा, स्ट्रेंथ गेन जल्दी नहीं करेगा, ना ही जल्दी हार्डन हो जाएगा। सेट यानी कि प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा। जल्दी सेट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेटर यूज करूंगा। एक्सेलरेटर क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को तेज कर देता है एक्सेलरेटर। तो इसमें मैंने क्या किया, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी कंपेरेटिवली अर्लियर देन, किससे जल्दी करेगा, मेरा कंपेरिजन सिर्फ ओपीसी से चलेगा, बट डज नॉट अटेन एनी अर्ली स्ट्रेंथ। इसका मतलब इसमें कोई जल्दी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, सिर्फ ये ओपीसी से जल्दी सेट हो जाएगा, पर ओपीसी के साथ ही स्ट्रेंथ गेन करेगा। जितनी ओपीसी कर रहा है 3 दिन में 50%, फिर 7 दिन में इतना 2/3%, फिर 100 दिन 28 दिन में 100%। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना एंड रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम। एल्यूमिना क्या कर रहा था आपका, एल्यूमिना क्या कर रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था आपको। इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं हम, C4AF का बोला, स्ट्रेंथ दे रहा था। एल्यूमिना एक्ट एज अ फ्लक्स की तरह भी ऐड कर रहा था। उसके अलावा हमने बताया था कि फ्लक्स यानी कि हमारा टेम्परेचर कम कर रहा था, अच्छी बात थी, तो हम इसको बढ़ा दें। कितना परसेंट लिया था हमने एल्यूमिना, लगभग 3 से 5% था, लगभग इतना ही था, 7% 7 से 13%। हम चाहते तो उसको बढ़ा देते हैं, पर एक अफेक्ट हो रहा था कि हमारे सीमेंट को जल्दी सेट करा रहा था, क्विक सेटिंग पार्ट कर रहा था, तो इस वजह से अब मैं क्विक सेटिंग सीमेंट बना रहा हूँ तो उसमें एल्यूमिना ज्यादा मिला दूंगा। अब फिर आप बोलो सर फिर ये तो इसमें आपने फ्लक्स का टेम्परेचर फ्लक्स की तरह भी काम कर है, तो फ्लक्स की तरह भी काम करा ना, फायदा ही हुआ मेरा अल्टीमेटली, बट मेरा पर्पस इसको इकोनॉमिकल बनाना नहीं था, वो तो अल्टीमेटली हो गया, इसलिए मैंने उस पर कमेंट नहीं किया। ये तो बस आपको खुद से समझने की बात होती है। अब क्या करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, जहां पे जल्दी सेट हो जाए। ग्राउटिंग ऑपरेशन, ग्राउटिंग क्या होता है ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इस पे कोई डाउट नहीं पूछेगा। अब इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का कितना था, 30 मिनट, और इसका कितना हो गया 5 मिनट। एफएसटी इसका कितना था 10 घंटा, इसका कितना हो गया 30 मिनट। इतना जल्दी, इतना जल्दी। वैसे तो बनाते सर हैं इसमें उसको। एल्यूमिना ऐड करते तो वीकली करेगा सर। सोचो आप,
हमारा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ना मैंने फ्लक्स पे कमेंट किया, ना स्ट्रेंथ पे कमेंट किया, मैंने सिर्फ टाइम पे कमेंट किया, सिर्फ टाइम पे फोकस है मेरा। स्ट्रेंथ से मुझे लेना देना नहीं है। स्ट्रेंथ जो है वो ओपीसी के इफेक्ट, ओपीसी के लिए मेंटेन हो जाएगी, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। सिर्फ टाइम पर बात करेंगे तो एलुमिना क्या करेगा, सिर्फ टाइम कम कर देगा। फ्लक्स के ऊपर में मैं क्या बोला। अब लो हीट सीमेंट, यहां से बात समझ में आती है। लो हीट यानी कौन सा कंपाउंड दे रहा था हमको लो हीट, C2S। C2S लो हीट दे रहा था। ज्यादा हीट कौन दे रहा था, C3A, C4AF, ये सभी ज्यादा दे रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, उनका कंपोजिशन कम कर दूंगा। और C3S भी था जो एलाइट नाम था, वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो देता है पर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उसका ज्यादा था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने C2S मिलाया। C2S मिलाने का पर्पस क्या था मेरा, कि मैंने जब C3S को कम किया तो मेरी बाइंडिंग प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लो हीट होना चाहिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी तो हो, तो मैंने C2S का कंपोजिशन ज़्यादा कर दिया। क्लियर है, इसमें बात समझ आ जाती है वैसे तो, पर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें इतना डिटेल में नहीं जाने का है। इसमें सिर्फ चीज़ों की मैकेनिज्म समझो आप, हर चीज़ आपको मैंने बताई है। लो हीट सीमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच इवॉल्व्स लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी। फिर किससे कंपैरिजन, ओपीसी। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एट द एज ऑफ 7 डे, हाइड्रेशन की इसकी क्वांटिटी भी दी है 65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड एट द एज ऑफ 28 दिन 75 कैलोरी पर ग्राम। इसकी यहाँ पे स्पेशली आपको बता दी है, नहीं भी याद कर लो तो भी कोई पूछेगा नहीं आपसे। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग, किस का प्रोपोर्शन रिड्यूस करा, C3S C3A का। फिर इंक्रीज किसका करा, C2S। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही थी, तो उसकी स्ट्रेंथ को हमने कंपनसेट करने के लिए C2S को मिलाया, टू कंपनसेट द लॉस स्ट्रेंथ ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूसिंग द C3S। अब फिर से बात आती है, लो हीट सीमेंट है तो इस पर केमिकल अटैक कैसा होगा, कम होगा, इसके बाद हीट चलती रहेगी तो इसके ऊपर केमिकल अटैक भी नहीं होगा। ओवर हाई रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ सल्फर को भी अटैक से बचाएगा। लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। व्हेन टेस्टेड बाय ले शैटेलियर मेथड, ये आगे से ज़्यादा जानकारी है, उसकी भी एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% 10 mm से, और 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IST शुड बी लेस देन 60 मिनट होनी चाहिए, और FST 10 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस सीमेंट हैज़ लो रेट ऑफ हार्डनिंग, इसके अंदर अलग से इसको बताया गया, लो हीट सीमेंट है, हाइड्रेशन धीरे होगा, तो इसके अंदर हाइड्रेशन होता है तभी तो हमारा स्ट्रेंथ सेट होता है। तो इसने कहा है कि जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, पर बढ़ेगा तो उसकी लिमिटेशन दी है IS ने कि इसका IST 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 60 मिनट से नहीं कम होना चाहिए, 60 मिनट से कम होना चाहिए, क्योंकि IST बहुत बढ़ रहा है इसका। तो बोला वैसे तो आधा घंटा होता है, इसने कहा 1 घंटे से कम हो जाएगा तो भी हमारा ये चलेगा। FST जो है फाइनल सेट टाइम, वो 10 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, 10 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि IST बढ़ रहा है FST बढ़ेगा, तो 10 घंटे से ज्यादा उसने ठीक है इसको अलाउ किया। यहाँ तक बात समझ में आई। लो हीट सीमेंट अभी बताया था आपको, मास कंक्रीटिंग में, मास कंक्रीटिंग में, हाँ ये आ गया यहाँ पे यूसेज कहाँ है, मास कंक्रीटिंग में यूज हो रहा है, फाउंडेशन में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है। अब बात करेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, नाम से बातें समझ में आ जाती है। फोबिया यानी कि पानी से डरेगा, वो पानी से डरेगा यानी कि पानी को अपने पास नहीं आने देगा। पानी को अपने पास नहीं आने दे रहा है यानी कि हमारे पास ओपीसी के पास तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ओपीसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी तो फिर कहाँ से आई है, हमने एडमिक्सचर ऐड किया। एडमिक्सचर जैसे कि स्टेरिक, जैसे कि ऑयलिक एसिड हो गया, ये सब हमारे एडमिक्सचर में पूरा पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा जो पानी से बचाने के